हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एबीपीएस आरआरबी पीओ प्रिलिम्स 2019 मेमोरी बेस्ड पेपर 2, जी हाँ पेपर 1 हमने ऑलरेडी कर रखा है, पेपर 2 का डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। उसका पार्ट 2, पेपर 2 का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हम 1 से 20 क्वेश्चन पहले ही देख चुके हैं। तो इस सेशन में हमारे साथ बने रहिए। एग्जाम में रियल टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 25। इसमें क्या कहता है, 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी, 8 पर्सन है, वो स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। 4 ऑफ देम एट ईच कॉर्नर फेसिंग अपोजिट सेंटर एंड 4 देम एट ईच ऑफ द मिडिल साइड फेसिंग सेंटर। जो मिडिल में बैठे हैं सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेंटर के अपोजिट फेस कर रहे हैं। ए सिट्स टू द राइट ऑफ जी हु सिट्स एट द मिडिल ऑफ द साइड। जी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गया कि जी मिडिल में कहीं पे बैठता है और ए उसके राइट में थर्ड बैठा है। तो एक जब हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट स्टार्ट हो पता चल गया है पहले ही लाइन पे, तो वहीं से हम पजल को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ये स्क्वायर है, स्क्वायर में जहां भी बैठेंगे ये बाहर के तरफ में, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर की तरफ फेस करेंगे, हमने बाहर की तरफ ले लिया, और जो मिडिल साइड में बैठे हैं वो सेंटर की तरफ फेस करेंगे, तो हमने सेंटर की तरफ फेस कर लिया। अब जी बोल रहा है कि जी मिडिल पे बैठा है, तो याद है आपको जब भी हम स्क्वायर वाला टेब या रेक्टेंगल है या रेक्टेंगल स्क्वायर या सर्कल वाला जब भी बनाते हैं तो ठीक इसी को पॉइंट आउट कर लेते हैं कि जी को हमने यहाँ पे रख लिया कि अपने से ठीक है, जहाँ पे आप बैठे हैं, जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे होंगे एग्जाम में, वहीं पे आप मतलब एक बेस लेकर के चलते हैं, चाहे स्क्वायर वाला हो, चाहे सर्कल वाला हो, चाहे रेक्टेंगल वाला हो। तो जी एक चीज कहता है, तो जी मिडिल में बैठा है तो जी को हमने मिडिल पे यहीं पे रख लिया। ए सिट्स टू द राइट ऑफ जी, अगर जी यहाँ पे बैठेगा तो ए यहाँ पे बैठेगा, ए को हमने यहाँ पे रख लिया। अब कहता है 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, तो सी का तो यहाँ पे पोजीशन डिफाइन हो सकता है या फिर सी का यहाँ पे पोजीशन डिफाइन हो सकता है। हमने इस तरह का लाइन इसलिए लगा दिया कि सी का पोजीशन हमें डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ई फेसेस एफ, ई जो है ई और एफ एक ही तरफ फेस कर रहा है, ई मतलब एफ की तरफ फेस कर रहा है। चलिए हमने एक नोट डाउन कर लिया, क्योंकि हमें श्योर नहीं है कहाँ पे ई बैठेगा कहाँ पे एफ बैठेगा। बट एक चीज बात जरूर है, अगर आप ए को यहाँ पे दे दिए हैं तो एफ कॉर्नर पे तो बैठेगा नहीं, क्योंकि जब एक दूसरे की तरफ फेस करेगा तो मिडिल में बैठेगा। तो जी जब ऑलरेडी यहाँ पे बैठ चुका है तो यहाँ एफ या ई नहीं आ सकता, क्योंकि एफ और ई दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। तो एफ तो ये चाहे पे यहाँ पे आएगा एफ या ई, या फिर एफ या ई यहां पे आ सकता है, दो में से एक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एफ जो है जी का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो चलिए दोनों में अगर यहां भी लेते हैं, लेफ्ट में भी या राइट में भी, तो कहीं से जी इसका इमीडिएट नेबर नहीं है। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, अब एक चीज इन्फॉर्मेशन सी का हमें पूरा पता चला कि सी कहाँ पे बैठेगा। जब सी जी का इमीडिएट नेबर नहीं है तो सी को यहाँ से हटा दीजिए, सी यहाँ पे बैठ जाएगा, याद रखिए सी यहाँ पे बैठ गया। अब डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में सेकेंड। अगर मान लीजिए एफ को अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो डी यहाँ पे आना चाहिए जी के जगह पे, पर जी ने हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं तो एफ को यहाँ पे नहीं डालेंगे, हम ई को यहाँ पे रख लिए, क्योंकि एक दूसरे का एफ को यहाँ पे रख लिए, और डी एफ के राइट में सेकंड है तो डी यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, बी है एच के लेफ्ट में सेकंड है, तो दो जगह बचा हुआ है, एच यहाँ पे बैठ जाएगा और एच के लेफ्ट में सेकंड तो बी यहाँ पे बैठ जाएगा। अब हो गया आपका, ये सॉल्व हो गया। बस यही है कि बस ऐसे ही आरआरबी में आते हैं, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, बस एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन था जी के बारे, हमने उसे ले लिया, फिर उसके बाद हम बनाते चले गए। तो रियल टाइम में कैसे सॉल्व करना आपको, मुझे अच्छी तरह से यकीन है आपको पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए इसी पे आधारित 5 क्वेश्चन है, उसको हम पहले एक बार देख लेते हैं। अब कहता है हु अमंग द फॉलोइंग अपोजिट टू ए के अपोजिट कौन है, तो ए के अपोजिट एच बैठा है तो एच को हमने टिक मार लिया। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एच, एच के राइट में हमें काउंट करना है और एच और एफ के बीच में, तो एच का राइट यहाँ से यहाँ तक हमें ले जाना है। तो 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं एच और एफ के बीच में, तो ये 4 आंसर हो गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू जी, ई का पोजीशन पूछ रहा है जी के रिस्पेक्ट में,
तो जी यहाँ पे बैठा है, यहाँ बैठा है, तो सेकेंड टू द लेफ्ट, तो सेकेंड टू द लेफ्ट है, हाँ यहाँ पे है, हमने ये कर लिया, मार्क कर लिया। हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई यहाँ बैठा है, ई के राइट में थर्ड है, तो 1 एच जी बी, तो बी हो गया आपका आंसर। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 अलाइक इन सर्टेन वे बेस्ड फॉर्म ए ग्रुप। आप सबको पता है कि 4 जो है वह एक मतलब ग्रुप में है, एक जो ग्रुप में नहीं हो, तो ए बी एच, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, एच यहाँ पे, सी एफ, सी यहाँ पे है, एफ, एफ के अलावा सारे के सारे कॉर्नर पे बैठे हैं, तो एफ ये आपका आंसर हो गया, बन गया ये सॉल्व। नेक्स्ट, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ द नंबर इज देयर इन द गिवन नंबर 36193847 बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सेम एज द फार अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल सीरीज। अब इसे हमें गिनती करना है। गिनती कैसे करना है? 3 4 5 6 7 8, तो 3 से 8 तक एक आ गया, 8 9 10 नहीं हो गया, 6 7 8 9 10 11 ये भी नहीं, 1 2 3 1 से 3 आ गया, 3 4 5 6 7 नहीं हुआ, 9 10 11 ये भी नहीं होगा, 3 4 5 6 7 ये भी नहीं होगा, 8 9 10 11 ये भी नहीं होगा, 4 5 6 ये भी नहीं होगा, 4 5 6 नहीं होगा, 7 8 नहीं होगा। अब यहाँ से अगर उल्टा बैकवर्ड हम गिनती करते हैं, 9 10 ये चलिए नहीं होगा, 7 8 9 10 11 12 नहीं होगा। अब 4 5 6 7 8 9 नहीं है, 3 4 5 6 3 यहाँ पे 3 4 5 6, तो 3 से 6 आ गया, 3 4 5 6 हो गया, 7 नहीं है, 9 10 11 नहीं होगा, 1 2 3, तो 1 से 3 भी एक आ गया, तो 4 है। अब 4 मतलब मोर देन 3। अब ये आंसर आ गया आपका। बस सिंपल क्वेश्चन है, वो 30 सेकंड का क्वेश्चन है, आराम से एग्जाम में ये इसमें समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, मुझे जो लगता है आप आराम से समझ गए होंगे। नेक्स्ट, 8 मेंबर्स है, MNOPQRSNT ऑफ ए फैमिली कंसिस्टेड ऑफ 3 जनरेशन, 3 जनरेशन मतलब कि पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन और तीसरा जनरेशन, मतलब 3 जनरेशन का एरो आएगा, ये डिफाइन हो गया है, ना 4 होगा ना 2 जनरेशन होगा। अब इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ, M इज मैरिड टू N, M और N आपस में मैरिड हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से और देख लेते हैं M किससे मैरिड है, N से मैरिड है, जेंडर डिफाइन नहीं है बट आपस में ये कपल हैं। अब हु इज फादर इन लॉ ऑफ एस, ये जेंडर डिफाइन हो गया M का, M फादर है, फादर इन लॉ मतलब मेल होगा और ये फीमेल होंगी, बस ये हो गया। अब Q है, हु इज फादर इन लॉ ऑफ S, S के फादर इन लॉ है N, बट S के बारे में हमें S का कौन है स्पॉन्स, ये कौन है हमें नहीं पता, वो हम गोल गोल घूम रहे हैं, हमें नहीं पता, ये गोल गोल घुमाना हुआ। अब एस जिससे भी शादी होगा, चलिए हमने एक तरह से रख लिया। अब Q हैज ए नेफ्यू हु इज नॉट द सन ऑफ T, Q के पास एक नेफ्यू है, भतीजा है, वो जो T का बेटा नहीं है। चलिए नेक्स्ट, द स्पॉस ऑफ S इज नॉट द ब्रदर ऑफ P हु इज सन ऑफ N, ये भी हमें पता चल गया, सन के N कौन सा बेटा है, P का। अब कहता है द स्पॉस इज नॉट द ब्रदर ऑफ P, जो भी S का पति या पत्नी होगा वह P का भाई नहीं है। भाई नहीं है मतलब बहन हो सकता है, हम श्योर नहीं है, बट भाई नहीं है ये तो श्योर है। S एंड P आर नॉट मैरिड टू ईच अदर, S और P को हमें मैरिड नहीं करवाना, ये गलत हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हमने क्रॉस कर दिया, S एंड P मैरिड नहीं है। चलिए नेक्स्ट, R is the only grandson of M and both M and R don't have any siblings। अब देख लीजिए, दोनों R और M जो है कोई का सिबलिंग्स नहीं है, मतलब M का कोई भाई या बहन नहीं है, या फिर R का भी कोई भाई या बहन नहीं है, बट ये श्योर है कि R M का ग्रैंडसन है, मतलब P का ये बेटा हो सकता है। हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ले लिया, क्योंकि P का हो सकता है और भी भाई हो, हमें पूरा श्योर नहीं, लेकिन अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज हम लेकर चलेंगे कि R जो है वो P का बेटा है, क्योंकि ग्रैंडसन मतलब बेटा। अब नेक्स्ट, ओनली अ मैरिड कपल कैन हैव ए चाइल्ड एंड एवरी मैरिड कपल हैव ए चाइल्ड, सिर्फ मैरिड कपल के पास चाइल्ड है और सारे जितने मैरिड कपल हैं उनके पास एक ना एक बच्चा जरूर है। चलिए नेक्स्ट, Q and M does not belong to the same generation and Q has a son, Q के पास कोई बेटा है, कोई भी ये है, गोल गोल घूम रहे हैं, मतलब
हमें पता नहीं है श्योर, क्यू के पास बेटा है बट क्यू और एम सेम जनरेशन नहीं है। तो चलिए क्यू हो या तो यहाँ पे आ सकता है क्यू आसपास, या फिर यहाँ आ सकता है। नेक्स्ट, ओ हु इज मैरिड इज नॉट द मदर ऑफ टी। ओ मैरिड है बट वह टी की मम्मी नहीं है। तो हु इज नॉट द मदर ऑफ टी, तो ओ अगर मैरिड है तो पी का अगर हम मान के चलिए, अभी हम कर लेते हैं, ओ को इससे शादी, पी से अगर मान लीजिए शादी हो गया, ये डिफाइन नहीं है, हमने ये श्योर कर लिया, ये भी श्योर नहीं था तो हमने ये लाइन लगा दिया, हु इज मैरिड इज नॉट द मदर ऑफ टी, टी की मम्मी नहीं है। तो चलिए हमने कर दिया कि ओ और पी का शादी करके, क्योंकि हमें कपल करना है, पी का किसी न किसी शादी होगा, जब पी का एस के साथ नहीं होगा तो हम मान के चल सकते हैं। क्यू एंड टी इज नॉट द सेम जनरेशन, क्यू और टी भी सेम जनरेशन के नहीं है। हमें पता चलेगा क्यू और टी सेम जनरेशन के नहीं है, मतलब कि अगर क्यू यहाँ आएगा तो टी यहाँ हो सकता है, अगर क्यू यहाँ आ सकता है तो टी यहाँ हो सकता है। अब नेक्स्ट, पी एंड क्यू आर नॉट मैरिड टू ईच अदर। अब हमें पता चल गया कि पी एस से मैरिड नहीं है, क्यू और क्यू से भी मैरिड नहीं है, तो हम ओ को हम इसलिए हमने ओ से मैरिड करवा दिया, क्योंकि पी का जब बेटा है तो किसी न किसी से शादी होगा ही। अब टी इज नॉट द सिबलिंग ऑफ एन, टी जो है वो एन का सिबलिंग नहीं है। तो जी हाँ, ये श्योर कि एन का सिबलिंग नहीं है, मतलब एन के कोई भी। अब एक चीज एक क्वेश्चन में ये कहा गया था, आपको ध्यान होगा कि एस जो है वो एन फादर इन लॉ है एस के। अगर एस को हमने यहाँ पे रख लिया और क्यू अगर पी की बहन हो गई, क्योंकि हम और दोनों की शादी हो गई, मान के चलते हैं दोनों की शादी हो गई, क्योंकि ये क्वेश्चन से कहीं ना 8% को हमें कहीं ना कहीं 3 जनरेशन में डिफाइन करना है। तो चलिए क्यू अगर फादर इन लॉ, क्यू अगर क्यू की शादी हो चुका है और एन उसका फादर इन लॉ है, तो डैट मीन्स कि जरूर है कि एस का वाइफ या एस की वाइफ या फिर एस की हस्बैंड होगा कोई ना कोई। तो हमें वाइफ तो नहीं, वाइफ हो सकता है, हस्बैंड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक चीज हमें डिफाइन हो चुका है कि पी जो है वह, एक चीज ये था ना, हु इज नॉट द सन ऑफ पी, पी के बारे में एस एंड पी आर नॉट द मैरिड टू ईच अदर, तो ये मान के चल सकते हैं। और अगर टी का अगर कोई बेटा है, अगर कोई बेटा है तो हम मान के चल सकते हैं कि क्यू का बेटा टी हो सकता है, क्योंकि एक चीज इन्फॉर्मेशन में ये कहता था, क्यू एंड डज नॉट बिलोंग टू सेम जनरेशन एंड क्यू हैज ए सन, क्यू के पास एक बेटा है तो वो टी हो सकता है, इसलिए हमने टी को यहाँ पे रख लिया। अब 8 ही लोग हैं तो 8 लोग हमें बैठ गया कि 8 लोग इसी तरह से बैठेंगे ब्लड रिलेशन में। एग्जाम में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको सही से देखना पड़ेगा कि हाँ किस तरह, क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे जाता है कंपेयर टू पॉजिटिव स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट ही ज्यादा है। अब इसी पे क्वेश्चन 4 दिए हुए हैं, हाउ इज ओ रिलेटेड टू टी। ओ जो है वो टी से किस प्रकार रिलेटेड है, तो टी यहाँ पे है और ओ यहाँ पे है, तो ओ टी की मतलब कि मम्मी और मम्मी का, मम्मी की भाभी, तो क्या आंट हो गई, तो यहाँ पे आंट हो जाएगा, इसका आंसर ये आंट हो गया। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम और एस, एम और एस के बीच में क्या रिलेशन है, एम यहाँ पे है, एम यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, तो ये हो गया, एस इसकी क्यू का पति है और पी इसका बेटा है एन का, तो ये एक चीज डिफाइन है, मदर इन लॉ है एस की, तो यहाँ पे हमने मदर इन लॉ भर दिया, एम इज मदर इन लॉ ऑफ एस। हाउ इज ओ रिलेटेड टू पी, ओ पी से किस प्रकार रिलेटेड है, ओ और पी, तो वाइफ हो गई, क्योंकि एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा था तो ये वाइफ हमने कर दिया। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आर, आर के रिगार्डिंग कौन सा है, आर इज ग्रैंडसन ऑफ एन, आर इज ग्रैंडसन ऑफ एन, जी हाँ। अब आर इज सन ऑफ ओ, आर इज सन ऑफ ओ, ये भी सही है। नेक्स्ट, आर इज नेफ्यू ऑफ क्यू, आर जो है वो क्यू का नेफ्यू है, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग आर, ये डी आंसर हो गया। नेक्स्ट, देयर आर 7 पीपल पी क्यू आर एस टी यू एंड वी, 7 पर्सन हैं जो कि कंसीडर किए हैं, किसी न किसी ईयर में बर्थ हुआ है इनका। तो जब भी ईयर बेस्ड हो तो ईयर को हमने क्या कर लिया, हमने बेस्ड ईयर को लेकर के मान के चल सकते हैं। तो चलिए ईयर को हमने बेस्ड किया, तो सबसे पहला ईयर है 1949, तो 49, 1956, 56, 1961, 1961, 1965, 1965, 1977, 1982, 19 और 1990।
अब जब भी इस तरह के पजल बनाए तो आप लेफ्ट और राइट में ही लेकर के चलें ये पॉसिबिलिटीज, एक लेफ्ट में हमने मान लिया और एक हमने राइट में पॉसिबिलिटीज लेकर के मान के चल सकते हैं। और सबका जो बेस ईयर होता है ना 2017 दिया हुआ है, मतलब कि एज का कैलकुलेशन 2017 से हमें करना है। अब नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टी एंड एस इज मोर देन 8 ईयर। टी और एस का जो भी होगा ना डिफरेंस एज का, वो 8 साल से ज्यादा का होगा। आर वॉज बोर्न ऑन ओड ईयर बट नॉट एन 1965। आर जो है वह ओड ईयर में बॉर्न होता है बट 1965 में नहीं होता। तो 1965 में नहीं होगा तो आर के लिए एक चीज आर यहाँ पे आ सकता है, आर यहाँ पे आ सकता है, आर यहाँ पे आ सकता है, 3 जगह आर आ सकता है, हमने 3 जगह मान के चल लिया। दूसरा चीज ये भी है, आर एज इज ग्रेटर देन 40 साल। आर का एज है वो 40 साल से ज्यादा है, आर एज इज ग्रेटर देन 40 ईयर्स। अब चलिए हम मान के चलते हैं आर को अगर हमने 61 में ले लिया, नहीं 77 में अगर ले लिया तो यहाँ पे 40 साल ही, यहाँ पे अगर 23 प्लस कर देंगे और 17 मतलब कि 40 ही हो रहा है। तो आर पॉसिबल नहीं है इस 1970, क्योंकि 40 साल से ज़्यादा होने के लिए आर को 1949 या 1961 में डेट ऑफ बर्थ लेना होगा। अब कहता है डिफरेंस विद द एज ऑफ टी एंड एस इज मोर देन 8 बट लेस देन 13 ईयर्स। टी और एस अभी हमें कहीं नहीं पता चला, अभी हम नहीं भरेंगे। अब Q इज ओल्डर देन V, R इज ग्रेटर देन 40 साल, ये हो गया। देयर इज ओनली 1% बिटवीन T एंड S। U वाज बोर्न आफ्टर 1965 बट नॉट ऑन 1990। U का बोर्न है 65 के बाद, बट क्या है U जो है वह 1990 में नहीं है। तो U के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो एक हम मान के चलते हैं U को हमने यहाँ पे ले लिया 1977 में और U को हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ से, हाँ बस U को हमने यहाँ पे ले लिया। अब टोटल एज ऑफ U एंड P इज 96 ईयर। अगर आपने U को 1982 में लिया है तो U का एज कितना आपको टोटल कैलकुलेट करना होगा, तो 18 प्लस 35 साल। तो P का इससे आपको पता चल जाएगा कि P किस साल में जन्म ले सकता है। तो चलिए हमने अगर मान लीजिए U को 1982 में होगा तो 18 और 17 35 और 96 माइनस 35 61। तो 61 में 61 का होने के लिए U को अगर आपने 65 में टोटल एज ऑफ U एंड P, तो P को हम कहाँ पे ये कर सकते हैं। P को मान लीजिए अगर हमने 1965 में अगर P बॉर्न होता है, मान के चलते हैं कि अगर 1965 में P बॉर्न हुआ तो P का एज क्या हो जाएगा, P का एज होगा 35 और प्लस 17 मतलब 40, जबकि 61 होना चाहिए। तो 61 होने के लिए P को, चलिए इसको डिफाइन हम करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे ले लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ T एंड S इज मोर देन 8 ईयर्स। 8 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए दोनों का डिफरेंस। तो मान के चलते हैं अगर हमने T को अगर 56 में अगर हमने ले लिया और T वाज बोर्न इवन नंबर, तो इवन नंबर मतलब T यहाँ पे अगर ले लिया तो हम U को S को कहाँ पे ले सकते हैं, मोर देन 8। तो S को हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हम मान लीजिए S का क्या होगा कि 65 में अगर हम ले सकते हैं तो अगर 56 और 61 तो नहीं, यहाँ पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि 8 साल से ज़्यादा और 13 साल से कम में यही हो सकता है। 77 नहीं जा सकता और 61 भी नहीं जा सकता क्योंकि दोनों का डिफरेंस 5 साल है। तो ये मान के हम चल सकते हैं। अब Q इज ओल्डर देन V, Q जो है वो V से ओल्डर है। तो V को अगर हमने 1990 में ले लिया, अगर मान के चलते हैं V को 1990 में ले लिया तो Q को इससे पहले लेना होगा। तो Q के लिए एक ये स्पेस है और Q के लिए एक ये स्पेस है, 2 स्पेस Q के लिए है। अब R was born between, ये हो गया। अब डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ T एंड S इज मोर, ये तो हो गया। R एज इज ग्रेटर देन 40 साल, तो ये भी हो गया है। देयर इज द ओनली 1% बिटवीन T एंड S। T और S के बीच में एक ही पर्सन बॉर्न होता है, तो T और S के बीच में एक ही पर्सन बॉर्न हुआ। अब U वाज बॉर्न आफ्टर 1965 बट नॉट ऑन 1990, तो U का हमने हो गया है। टोटल एज ऑफ U एंड P इज 96 ईयर। U और P का एज जो है वो टोटल है
96 ईयर। अब देख लीजिए, अब Q कहाँ, P कहाँ पे आ सकता है। अगर आप P को 1982 में लेते हैं तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि U का जो एज है अगर 77 में अगर आपने U को लिया है तो यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए P यहाँ पे आ जाएगा। अब P यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अगर U को अगर आपने 1977 में अगर मान के चलिए 1977 में लिया है तो 23 और 17 40, हाँ, तो P का जो ये होगा, P का 1965 होगा, क्योंकि 1961 अगर 1961 में P बॉर्न होता है तो ध्यान रखिए 1961 में 2017 अगर हम ये करेंगे प्लस माइनस करेंगे 39 और 17 मतलब हो गया 56 और टोटल एज है 96 मतलब 30, तो U को रहने दीजिए आप 1977 में। अब ये हो गया, P का एज हो गया, तो Q इज ओल्डर तो Q यहाँ पे आ जाएगा, तो हो गया हमारा। ये दोनों लेकर के चलने की जरूरत नहीं है, ये हमारा बन गया, ये पजल हमारा बन गया। अब इसी पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर Q वाज बोर्न, Q किस साल में जन्म लिया था, 1982, तो 82 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर। व्हाट इज द टोटल एज फॉर R, S एंड V, R, S और V का टोटल एज हमें डिफाइन करना है, तो R का एज कितना हो जाएगा, 2017 का बेस लेकर के 61 या R का एज हो गया यहाँ पे 51 और प्लस 17 7 1 8 5 1 6 68 ईयर्स। तो किसका कहता है, R का और S का और V का, तो S का एज कितना हो जाएगा 65 35 और 17 52 52 और V का एज कितना 1990 2017 तो 27 27, इसका हो जाएगा 27, 1 7 5 12 और 2 14 147, टोटल कितना 147 ईयर्स। ये हो गया डी। हाउ मेनी पीपल वर बोर्न बिफोर यू से पहले कितने पीपल बोर्न होते हैं, तो यहाँ पे अगर यू 1977 में तो 1 2 3 4 4 पीपल बोर्न होगा, तो ये क्या होगा मोर देन 3। फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे बेस्ड फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। P R Q S U, P R ये P R Q S और U, तो हम देख रहे हैं कि P R Q को छोड़ करके सारे का डेट ऑफ बर्थ है ओड में, तो देख लीजिए Q हो जाएगा आपका आंसर। इन ए सर्टेन वे T इज रिलेटेड टू P, T जो है वो P से रिलेटेड है, तो T के ठीक बाद P का बॉर्न होता है। U इज रिलेटेड टू Q, U वो Q से रिलेटेड है, तो U के ठीक बाद Q होगा। तो देन हु अमंग द फॉलोइंग S इज रिलेटेड टू सेम पैटर्न, S किस से रिलेटेड होगा, तो S U से रिलेटेड होगा, तो U हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक ये है न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन। IBPS RRB PO क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीरीज। 5 क्वेश्चन तो आता है, चाहे तो नंबर सीरीज पे आए या फिर अल्फ़ाबेट सीरीज पे आए, ये अल्फ़ाबेट सीरीज का ही है, या फिर अल्फ़ाबेट सिंबल सीरीज पे आए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द ऑल द वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर सक्सीडिंग ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चलिए इंग्लिश फर्स्ट लेटर चेंज कर देते हैं, तो STU UB HIUB MNUG PQAR FGOR। देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन वन वॉवेल, तो मोर देन वन वॉवेल तो इसमें हो गया एक और एक इसमें हो गया 2, अब किसी में है नहीं है तो 2 हो गया, 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इफ ऑल द लेटर in each of the word are arranged alphabetically within the word, how many words will remain unchanged। तो चलिए विदिन द वर्ड करते हैं, VTU हो जाएगा, इसमें VHU हो जाएगा, इसमें GMU हो जाएगा, इसमें इसमें EAPR हो जाएगा और इसमें FOR हो जाएगा। तो बस 1 ही हो गया जो सेम है, बाकी सबका चाहिए, तो 1 ये हो गया आपका आंसर।
नेक्स्ट, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड्स आर इंटरचेंज, फर्स्ट और सेकेंड हमें इंटरचेंज करना है। तो चलिए यू टी बी हो जाएगा, यू एच बी हो जाएगा, यू एम जी हो गया, ए पी आर हो गया, ओ एफ आर हो गया। इंटरचेंज, हाउ मेनी वर्ड्स विल फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड किसका हो जाएगा, किसी का नहीं, नन, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इफ each consonant of each word is changed to the next English according to the English next letter according to the English alphabet series, then how many words contain more than one vowel। तो consonant को हमें चेंज करना है नेक्स्ट लेटर से, तो एस टी यू, यू हो जाएगा, यू और वी का ना मतलब सी हो जाएगा। अब एच आई यू और बी का सी हो जाएगा, एम का एम, एन यू जी एच एच हो जाएगा। अब पी क्यू ए आर एस, अब ये पे हो जाएगा एफ जी ओ और आर एस, तो यहाँ पे हो गया। तो कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन मोर देन वन वॉवेल, तो एक हो गया, दो हो गया, एन यू एच क्यू ए एस, नहीं तो दो ही होगा, ये टू आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ईच वर्ड आर इंटरचेंज, फर्स्ट और थर्ड को हम इंटरचेंज करना है, तो पहले कर लेंगे बी यू टी बट, बी यू एच, जी यू एम, आर ए पी, नेक्स्ट आर ओ एफ, इंटरचेंज, बस इंटरचेंज हमने कर लिया। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड एंड थर्ड लेटर ऑफ द फिफ्थ वर्ड। सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड तो यू हो गया, बी यू, यू हो गया वर्ड, एंड थर्ड लेटर ऑफ द फिफ्थ वर्ड, फिफ्थ लेटर का एफ, तो यू का रैंक क्या होता है 21 और एफ का रैंक होता है 6, तो डिफरेंस क्या आएगा 15। तो ये आपका आंसर हो गया। तो कैसा लगा सेशन, आप हमें फीडबैक जरूर दे सकते हैं hi@lightmode.in पे। हम IBPS RRB के बारे में और भी ज़्यादा जो वीडियो होगा रीजनिंग का हम आपके पास लेकर के जरूर आएंगे। तब तक आप लाइट मोड को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कोई भी सजेशन हो तो आप हमें मेल कीजिए या फिर इसी कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट फॉर यू अपकमिंग एग्जाम्स, बाय बाय, टेक केयर।